चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल टॉपर अकाउंटिंग में डीजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। होपफुली आप सभी जितने भी लेक्चर मैंने डाले हैं अभी तक इसमें, यू मस्ट बी इंजॉइंग ऑल द वीडियोस और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे। और आपका जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें वो आपको हेल्पफुल हो रहा होगा, क्योंकि साथ साथ में आपका धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे चैप्टर्स, पहले हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीशन की स्टेज पर ही है। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मेन पर्पस जो है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, एक ऐसा चैनल प्रोवाइड करना है जिसमें आप घर बैठकर ही सीबीएसई का जो 12th क्लास का सिलेबस है, आज की कंडीशंस में जो 12th का सिलेबस है उसको आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम सिलेबस को कवर करते जाएंगे। और मेरा ये हमेशा एफर्ट है कि हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जो मैं ले रहा हूँ वो बेसिकली वो क्वेश्चन है ये जो कि या तो मॉडल क्वेश्चंस हैं जो कि पूरे के पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं, ताकि हमारा जो एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहे कि हमने जितना भी अभी तक तैयारी की है उसमें हमारा सिलेबस तो कवर हो ही रहा है, साथ ही साथ जो है हमारे कुछ बोर्ड क्वेश्चंस भी जो है जब हम उनको कर रहे हैं तो दीज आर गिविंग कॉन्फिडेंस टू अस कि हाँ भाई, हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सभी क्वेश्चंस धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो चलिए अभी एक बार फिर लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। मेरे हर एक लेक्चर के अंदर प्रीवियस टॉपिक जो है उसको मैं जरूर टच करता हूं कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में क्या था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट कि जब भी पार्टनर्स आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। तो उसमें एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आया था कि जो कि पार्टनरशिप में इफेक्ट आता है, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट। तो जब हमने रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट पढ़ा था तो उसमें हमने दो कंडीशंस देखी थी कि जब भी बैलेंस शीट को रिवाइज किया है तो पार्टनर्स अपनी विल पर चाहें, यानी वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी बैलेंस शीट वो रखना चाहते हैं उस बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज्ड वैल्यू दिखाना चाहते हैं बैलेंस शीट की, या पुरानी वैल्यूज के साथ ही चलना चाहते हैं। तो दोनों का ही जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो आइए इसके ऊपर एक हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि जब हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन हमको एकदम से क्लियर हो जाए। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं और एक बार वापस बोल रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में रखिए, क्योंकि बाद में जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते समय ये क्वेश्चन आपको काम आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे या तो मॉडल क्वेश्चंस हैं या बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपको बोर्ड का एक्सपीरियंस भी देंगे, और साथ ही साथ जो है आपके मॉडल क्वेश्चन होने के कारण आपका चैप्टर जो है या सिलेबस जो भी है उसको भी आप जो है पूरा का पूरा बहुत फास्ट तरीके से कवर कर सकते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बार आपको फिर बोलता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट्स भेजिए। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको लगता है कि जो आपकी बुक में गिवन है और वो क्वेश्चन जो है अलग डिफरेंट टाइप का है, तो आप मेरे को वो भेज सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं, ताकि उस क्वेश्चन को भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, अगर वो डिफरेंट क्वेश्चन है, एक अलग सेगमेंट का क्वेश्चन है जो कि आपको लगता है कि वो सभी बच्चों को करना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को भी हम अपनी वीडियोस में ले सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपने डिस्क्रिप्शन में अभी देखा, उस क्वेश्चन के अंदर हमने दोनों ही केस उसमें डिस्कस किए हैं। पहला केस वो कि जिसमें बैलेंस शीट जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं हम, और सेकंड केस वो जिसमें बैलेंस शीट को रिवाइज नहीं करना, बैलेंस शीट को पुरानी वैल्यूज पे ही दिखाना है। तो अब हम पहला केस लेते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट को हम रिवाइज वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उस कंडीशन में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट, और अगर आपको जनरल रिजर्व दिए हुए हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में है तो जनरल रिजर्व को पार्टनर्स को बांट देंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट जैसे हम करते हैं गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर,
वो हम करेंगे ही करेंगे। एक नया डायमेंशन ऐड हो गया कि हमें यहाँ पर इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो एक बार हम सभी एडजस्टमेंट को देखते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट से कुछ फिगर दी हुई हैं, उन फिगर्स को यूज करके हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जिसमें हमारी पहली एडजस्टमेंट में गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ है, तो गुडविल का वैल्यूएशन देख लेते हैं। गुडविल इसमें हमें दी हुई है 9,60,000। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू रेशो और ओल्ड रेशो जो पार्टनर्स की दे रखी है उसके बेस पर आप चेंज निकाल लीजिए। चेंज मैंने आपको बताया है कि न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो आपका चेंज निकल कर आएगा। इसमें 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है 3/6, 2/6, 1/6। उनके ओल्ड शेयर हैं 7/16, 5/16 एंड 4/16। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पे हमको पता लग रहा है कि जो है एक्स और वाई दोनों ने गेन किया है, जबकि पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस किया है जेड ने। तो हमें जेड को कुछ पैसा देना है, तो ये पैसा कौन देगा, ये पैसा देगा एक्स एंड वाई। और किसके बेस पे दिया जाएगा, गुडविल के बेस पर। तो हम यहाँ पर एंट्री पास कर देते हैं। जो हमारी होने वाली पहली एंट्री रहेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, सबसे पहले एक्स का निकाल लेते हैं। 6/96 इंटू 9,60,000, तो दैट्स कम टू 60,000। इसके बाद वाई का निकाल लेते हैं। 2/96 इंटू 9,60,000, दैट्स कम टू 20,000। ये दोनों अमाउंट मिलकर हमें किसको देने हैं, जेड को। तो ऑटोमेटिकली अगर जेड का नहीं भी निकालते हम सेपरेट तब भी चलेगा। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया 60,000 एंड 20,000। टोटल 80,000 रुपीज हैज बीन गिवन टू जेड। आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद इस क्वेश्चन में हम जो बैलेंस शीट की फिगर्स एक्सट्रैक्टेड है उन फिगर पे नजर मारें तो हमको इसमें जनरल रिजर्व दिख रहा है। और जनरल रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी पुराने प्रॉफिट्स या रिजर्व हो तो उनको आप डायरेक्टली पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो हम यहां पर एंट्री पास कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल। इसमें नरेशन हो जाएगी बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्स वाई जेड। तो हम यहां पर जनरल रिजर्व जो बांटे हैं उसकी कैलकुलेशन भी साथ साथ कर लेते हैं। एक आपसे और भी मैं बात बोलता हूं कि जो भी आप रेशो में अमाउंट डिवाइड करते हैं, इंस्टेड ऑफ बच्चों को एक आदत रहती है कि बच्चे रजिस्टर की बैक साइड में या अपने आंसर शीट की बैक साइड में करते हैं। तो आप आंसर शीट की बैक साइड में करने से बेटर है कि आप अपने वर्किंग नोट्स में सारा का सारा वर्किंग कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर के माइंड पर भी प्रिंट होता है कि यस, इसने कैलकुलेशन प्रॉपर किया है और प्रॉपरली प्रेजेंट किया है। कोई अपैरेटस जैसे कैलकुलेटर या कुछ ऐसी चीज यूज नहीं की। हालांकि ICSE बोर्ड के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है बट CBSE में नहीं है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट यही है, अच्छा यही है, एडवाइजेबल है कि आप जो है अपनी कैलकुलेशन को वर्किंग नोट्स में करने की आदत डालिए। तो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं 4,80,000। 4,80,000 को हम इनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे 7:5:4 की रेशो में। 7 + 5 12 + 4 16, 16 3s are 48। 30,000 into 7, it's come to 2,10,000। 30,000 into 5, it comes to 150 and this comes to 120। तो इस तरह से हमने 4,80,000 का टोटल जनरल रिजर्व पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया। अभी इसके बाद जो बाकी एंट्रीज हैं, दीज आर रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक एक करके हम उसको देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, और जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कब होगा, जब या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर किसी तरह का लॉस हो रहा है आपको, तो लॉस कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो या लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो। तो उसको आप डेबिट साइड में नोट करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम ट्रांजेक्शन देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस।
सबसे नंबर 1 2 पर ट्रांजेक्शन दी हुई है, बिल्डिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो आप क्या करेंगे, एप्रिसिएशन हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में, तो इसमें डाल देंगे बाय एल एंड बी। मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं सिर्फ एल एंड बी लिख रहा हूँ, आपको कंप्लीट लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग देखा, लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास 8 लाख, 8 लाख का 20% निकाल लिया तो इट कम्स टू 1,60,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 15%। अगर प्लांट मशीनरी को डेप्रिसिएट कर रहे हैं तो डेट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, तो टू प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी है 4 लाख की, 4 लाख के ऊपर 15% निकाल लेते हैं तो इट कम्स टू 60,000। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है 2% प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट। जब भी आप डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ए लॉस टू यू, तो बैड डेट प्रोविजन आप 2% निकाल लेंगे तो इट कम्स टू 5,000 ओनली। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि पेटेंट्स को रिवैल्यूड किया गया है 85,000 रुपीज़ पर, तो आप यहाँ डाल देंगे ये भी लॉस है क्योंकि पेटेंट का वैल्यू आपकी बुक्स में 1 लाख था जो कि घटकर रह गया 85,000, तो यू गॉट ए लॉस ऑफ 15,000। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ ₹16,000 नॉट लाइकली टू अराइज। 16,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो कि शायद आपको बाद में देने नहीं पड़ेंगे, तो अगर वो लाइकली नॉट लाइकली टू अराइज है तो इट मीन्स इट इज योर प्रॉफिट, क्योंकि इससे आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज, तो इट इज योर प्रॉफिट। तो यहां डाल देंगे बाय क्रेडिटर्स, तो इट कम्स टू 16,000। तो अब दोनों साइड का टोटल एक बार देख लेते हैं, प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, या आपको ऑब्जर्वेटरी बेस पर ही नोट करना है। तो जो साइड का टोटल बड़ा हो उस साइड में लिख दीजिए। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 1,76,000, इसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देते हैं जो कि सिर्फ 80,000 है, तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 96,000। तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू XYZ। आप इसको इनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ये ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर पार्टनर्स बैलेंस शीट की वैल्यू को रिवाइज कर रहे हैं, तो जो भी होने वाला प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर उनकी ओल्ड रेशो है 7:5:4, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए नीचे, 96,000 डिवाइडेड बाय 7:5:4 16, तो ये 6,000, 42,000 रुपीज एक्स को मिलेगा, 30,000 वाई को मिलेगा और 24,000 जेड को मिलेगा। तो इस तरह से टोटल वैल्यू प्रॉफिट की आ गई 96,000। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। जब हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें बैलेंस शीट भी बनाने को मिलेगी। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज आया है आपको वहां पर रिवाइज्ड वैल्यू दिखानी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग थी 8 लाख की बुक्स में, अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है, तो आप इसको इसमें प्लस करके दिखाएंगे। इसी तरह से प्लांट मशीनरी अगर डिक्रीज हुआ है तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 60,000 से डिक्रीज वैल्यू करके दिखाएंगे, यानी आपका जो 4 लाख का वैल्यू है नाउ इट विल कम टू 3,40,000। इसी तरह से सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रिवाइज वैल्यू पर शो किया जाएगा। और किसी भी एसेट्स के अंदर अगर कोई चेंज नहीं है, जैसे आप इस क्वेश्चन में भी देखेंगे तो बिल पेबल दिए हुए हैं, तो बिल्स पेबल में अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश इन हैंड में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उनको हमें एज इट इज दिखाना है। ठीक है, तो ये रहा वो पहला पोर्शन जिसके अंदर आपने सीखा कि बैलेंस शीट को जब रिवाइज्ड वैल्यू पर दिखाते हैं तो उसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन के केस 2 में चलते हैं, जिसमें पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो बैलेंस शीट को अपनी रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाना चाहते, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि वो जनरल रिजर्व्स की वैल्यू को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो उस कंडीशन में देखिए, चाहे वो भले ही अपनी बैलेंस शीट को रिवाइज्ड वैल्यू पर दिखाएं या ना दिखाएं,
दोनों ही कंडीशंस के अंदर जब भी पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज करते हैं तो गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है और वो पैसा कौन देता है? गेनिंग पार्टनर। यानी वो पार्ट तो आपका कॉमन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम ये डिसाइड करते हैं कि पार्टनर्स बैलेंस शीट को रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाना चाहते या जनरल रिजर्व को नहीं चेंज करना चाहते, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में क्या है स्टूडेंट्स, पार्टनर्स जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा तो ही विल क्लेम अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व एज वेल एज जो भी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन रहेगा या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रहेगा उसका शेयर गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे ही देंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप वर्किंग नोट्स के अंदर जैसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकाला था वैसे ही आप चाहें तो एक वर्किंग नोट के अंदर विदाउट प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लिख लीजिए कौन सी एसेट की वैल्यू बढ़ी और कौन सी घटी। तो जो प्रॉफिट और लॉस दोनों लिख लीजिए और उसके बेस पर नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट में ही निकाल लीजिए। तो जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वो प्लस जनरल रिजर्व और प्लस गुडविल तीनों को मिलाकर जो कंसोलिडेटेड अमाउंट आएगा उस अमाउंट का प्रोपोर्शनेट शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किससे लेगा? गेनिंग पार्टनर। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस कंसोलिडेटेड अमाउंट का जो प्रोपोर्शनेट शेयर होगा दैट विल बी गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आप चाहें तो आंख बंद करके एंट्री लिख सकते हैं, अमाउंट हम बाद में भी देख लेंगे कैलकुलेट करके। तो क्योंकि ये वाला पोर्शन सेम ही रहने वाला है चेंज इन रेशो का, न्यू में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं किसने किसने गेन किया था, क्योंकि x ने गेन किया तो x विल पे, y ने गेन किया था तो y विल पे एंड दिस अमाउंट विल बी पेड टू z। अब अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में गुडविल भी है, जनरल रिजर्व को भी डिस्टर्ब नहीं करना और बैलेंस शीट जो है उसको भी रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाना, तो हम क्या करेंगे ये कंसोलिडेटेड अमाउंट निकाल लेंगे। तो कंसोलिडेटेड अमाउंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? गुडविल प्लस जनरल रिजर्व, इसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर मान लीजिए प्रॉफिट की बजाय लॉस आता है तो लॉस को आपको माइनस करना पड़ेगा, या अगर जनरल रिजर्व की जगह कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेज है जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग सस्पेंस दिया हुआ आपको तो आपको वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा कंसोलिडेटेड अमाउंट निकल कर आता है 15,36,000। तो इस 15,36,000 के अंदर जो x है इसको हम अगर शॉर्ट में करें तो ये 16,000, तो 96,000 रुपीज विल बी पेड बाय x, 32,000 will be paid by y and total amount will be given to z is equal to 1,28,000। तो आप इसकी एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे, x कैपिटल अकाउंट 96, y कैपिटल अकाउंट 32,000 और z कैपिटल अकाउंट 1,28,000। इसकी नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड for change in profit sharing ratio। तो यहां पर रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इसमें किसी भी तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बचता नहीं है। इसी तरीके से आप दोनों मेथड्स को यूज करके जैसा भी क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से आप अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, अच्छी तरह से समझिए, स्टेप बाय स्टेप सभी कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में क्लियर रखिए और अपनी बुक्स में इसी तरह के कुछ अगर क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप अपने लेवल पर उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, इसमें अगला कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि रिजर्व्स एंड प्रोविजन के अंडर पार्टनर्स इस तरह के रिजर्व मेंटेन करते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या उसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकती है, अगले वीडियोस के अंदर हम उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल बी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर।
और बहुत ही जल्दी इसके अंदर आपके लिए 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, उसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। और आपको मैं एश्योर करता हूं कि पूरा का पूरा आपका CBSE 12th का सिलेबस बहुत ही धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ताकि आपके पास पूरे साल के अंदर जितना भी समय है आप मेरे लेक्चर्स को पढ़ के समझ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।